अकाउंटेंट को हायर करने के लिए अकाउंटेंसी का टेस्ट का मतलब है कि इसकी वैलिडिटी हाई है बिकॉज टेस्ट इज रिलेटेड विद द जॉब नेचर। और आपने जितनी मर्तबा भी वो टेस्ट कंडक्ट किया आपके पास एक जैसी हाई स्कोर वो आ रही है, सो दैट मींस कि टेस्ट का जो डेवलपमेंट था वो रिलायबल भी था। ठीक है, सो हर दफा हाई स्कोर और अकाउंटिंग का टेस्ट अकाउंटेंट को हायर करने के लिए दैट मींस वैलिडिटी हाई, रिलायबिलिटी हाई। ठीक है, जिसके बरक्स अगर हम एग्जांपल बनाएं कि वैलिडिटी लो एंड रिलायबिलिटी हाई, तो एग्जांपल ये है कि आपने एक अकाउंटेंट को हायर करना है और आप उसका स्विमिंग का टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब स्विमिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद अकाउंटेंसी, राइट? सो दैट मींस कि इस टेस्ट की वैलिडिटी लो है, लेकिन अगर आपने एक अकाउंटेंट को पूल में डाला फॉर स्विमिंग और वो डूब गया, आपने दूसरी दफा डाला वो फिर डूब गया, आपने तीसरी दफा डाला वो फिर डूब गया, तो हर दफा अगर वो स्विमिंग में डूब जाता है तो दैट मींस कि इस टेस्ट की रिलायबिलिटी हाई है बिकॉज टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी लो है, ये वैलिड टेस्ट नहीं है बिकॉज स्विमिंग इज नॉट मेंट टू बी टेस्टेड व्हेन यू आर हायरिंग एन अकाउंटेंट। ठीक है, इसके बरक्स अगर वैलिडिटी लो और रिलायबिलिटी भी लो हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एक स्विमिंग का टेस्ट लिया एक अकाउंटेंट का, अब स्विमिंग का टेस्ट वैलिड नहीं है, लेकिन आपने एक दफा टेस्ट लिया तो उसने अच्छा तैर के दिखा दिया, आपने दूसरी दफा टेस्ट लिया तो वो डूब गया, आपने तीसरी दफा टेस्ट लिया तो उसने फिर अच्छा तैर के दिखा दिया, आपने चौथी दफा टेस्ट लिया तो वो फिर डूब गया। तो अब इसका मतलब ये है कि ना वो टेस्ट रिलायबल है और ना वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, जिसके बरक्स अगर हम कहें कि वैलिडिटी हाई और रिलायबिलिटी लो, तो इस बात का मतलब ये होगा कि आपने एक अकाउंटिंग का टेस्ट डिजाइन किया और वो अकाउंट से ही रिलेटेड था, इसका मतलब है कि वैलिडिटी हाई है, लेकिन उस टेस्ट की जो स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। बाज़ औक़ात उसी टेस्ट पर अकाउंटेंट जो है वो हाई स्कोर कर रहा है और बाज़ औक़ात उसी टेस्ट के ऊपर अकाउंटेंट जो है वो लो स्कोर कर रहा है। So that means कि वो टेस्ट वैलिड तो है बिकॉज अकाउंटिंग की जॉब के लिए अकाउंटेंट की जॉब के लिए अकाउंटिंग का टेस्ट आप ले रहे हो, लेकिन वो रिलायबल नहीं है बिकॉज उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनमें एक सिमिलैरिटी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, सो अब इस सारी बात का कंक्लूजन जो हमारे पास आया वो ये है कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास वैलिडिटी का हाई होना और रिलायबिलिटी का हाई होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इस चैप्टर की डिस्कशन में मैं आपको इन डेप्थ लेकर चलूंगा कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के मेजर्स जो हैं वो किस किस्म के होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले बेटा बात शुरू करते हैं रिलेटेड टू वैलिडिटी। वैलिडिटी की बेसिक डेफिनेशन आप देखिए, वैलिडिटी इज लेजिटिमेसी और करेक्टनेस ऑफ द इन्फ्रेंसेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स और अदर स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ इन्फ्रेंसेस की बात हो रही है कि आप जो नतीजे हासिल करना चाहते हो आपको उस किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उस किस्म की टेस्टिंग से वैसे ही नतीजे वो मिल रहे हो। ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन देखिए, द डिग्री टू विच एक्यूमुलेटेड एविडेंस, ठीक है, जो हमारे पास सब नतीजे निकल रहे हैं, द डिग्री टू विच एक्यूमुलेटेड एविडेंस एंड थ्योरी support specific interpretations of test scores in the context of the test's proposed use। ठीक है, कि टेस्ट को जिस मकसद के लिए डिजाइन किया गया था वो टेस्ट उसी मकसद को अचीव करने में वो हमें मदद दे रहा है। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी, अकाउंटेंट को आपने हायर करना है तो आपने अकाउंटिंग का एक टेस्ट जो है वो डेवलप किया और उस अकाउंटिंग का जो टेस्ट है उसकी जो स्कोर हमारे पास आ रही है वो स्कोर इस बात की शहादत हो, इस बात का एविडेंस हो कि वो अगर उस टेस्ट में वो बंदा हाई स्कोर करता है तो वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो टेस्ट में लो स्कोर करता है तो वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इस किस्म का जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नोन एज वैलिडिटी। अब वैलिडिटी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। यहां पर देखिए वो कहते हैं कि एविडेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अ कॉन्सेप्ट does indeed measure the intended concept, कि जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं। अगर आपको मैंने कहा कि अकाउंटिंग की जॉब हमने ऑफर की है तो आप अकाउंट्स के ही डाटा सेट को, अकाउंट्स के ही नॉलेज को वो उसमें कैलकुलेट करवाओ।
अब सबसे पहली उसमें चीज है कि आपने कंटेंट वैलिडिटी क्रिएट करनी है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि उस जॉब से रिलेटेड या उस काम से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड कंटेंट्स हैं उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चैप्टर का क्विज आपके लिए डिजाइन करता हूं, तो उस चैप्टर के क्विज में उस चैप्टर के जितने भी कंटेंट्स हैं उन तमाम के बारे में सवाल वो पूछे होने चाहिए। ठीक है, तो वहां से आपकी कंटेंट वैलिडिटी वो क्रिएट होगी। दूसरा हमारे पास कंसर्न आता है वैलिडिटी में, विच इज नोन एज क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है डिफरेंशिएट ग्रुप्स ऑन अ क्राइटेरियन। ठीक है, कि आपके पास कोई क्राइटेरिया डेवलप हो जिसके बेसिस पर आप कम परफॉर्मर्स, आप लो परफॉर्मर्स को हाई परफॉर्मर्स के साथ वो एसोसिएट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब इस क्राइटेरियन वैलिडिटी में हमारे पास दो फर्दर एस्पेक्ट्स आते हैं। वन इज नोन एज कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड सेकंड इज नोन एज प्रेडिक्टिव क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है कि डिफरेंट शुड स्कोर डिफरेंटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट आईक्यू के लोग हैं तो उनका स्कोर भी डिफरेंट आना चाहिए। अगर डिफरेंट इमोशनल क्वोशेंट के लोग हैं तो उनका जॉब परफॉर्मेंस स्कोर भी डिफरेंट वो होना चाहिए। यहां पर उसकी डेफिनेशन देख लो, अकर्स विद द क्राइटेरियन measures occurs when the criterion measures are obtained at the same time as the test scores. ठीक है, this indicates the extent to which the test scores accurately estimate an individual's current state with regard to criterion which might be IQ or AQ. एक हाई परफॉर्मर है तो उसका हाई IQ है, एक लो परफॉर्मर है उसका लो IQ है। इसी तरह एक हाई परफॉर्मर है उसका इमोशनल क्वोशेंट हाई है, एक लो परफॉर्मर है उसका इमोशनल क्वोशेंट लो है। सो इस तरीके से आप कंकरेंटली, आप उसका साइमल्टेनियसली, आप उसका इंस्टेंटेनियसली आप उसकी मेजरमेंट जो है वो ले रहे हो। जिसके बरक्स प्रेडिक्टिव का मतलब है कि आप फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन वो डेवलप करोगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अकर्स व्हेन द क्राइटेरियन मेजर्स आर ऑब्टेन्ड एट ए टाइम व्हेन आफ्टर द टेस्ट। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं बेटा, अकर्स व्हेन द क्राइटेरियन मेजर्स आर ऑब्टेन्ड एट ए टाइम आफ्टर द टेस्ट, कुछ अरसे के बाद आपको उसके नतीजे मिले। एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट विद प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आर कैरियर और एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आपने कैरियर टेस्ट किया, उस कैरियर टेस्ट में पता चला कि जी ये जो शख्स है ये फ्यूचर में एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है। तो अब क्या एरोनॉटिकल इंजीनियर बना, क्या ये उसका एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बाद उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेटिस्फेक्शन हाई थी नहीं थी, ये तमाम चीजें फ्यूचर में जाकर हमें पता चलेंगी। सो दैट इज व्हाट यू कॉल प्रेडिक्टिव क्राइटेरियन वैलिडिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास द थर्ड सी ऑफ वैलिडिटी आ रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका जो वैलिडिटी कंसर्न है इट शुड बी फिटिंग विद द एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज। ओके, इसके दो हमारे पास टाइप्स आएंगी। अभी आपको मैं अगली स्लाइड्स के ऊपर उसकी एग्जांपल्स दिखाता हूं। एक को हम कहते हैं कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और दूसरा होगा डिस्क्रिमिनेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हाईली कोरिलेट, और डिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स फाउंड। ओके, अब इन दो चीजों को, कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को और डिस्क्रिमिनेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को एलैबोरेट करने के लिए आपके साथ में एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी के बारे में। सपोज आपने सेल्फ एस्टीम का कंस्ट्रक्ट मेजर करना है, और सेल्फ एस्टीम के कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए आपने उसमें चार चीजों को इवैल्यूएट किया, आइटम 1, 2, 3 एंड 4। अभी जो आपके आइटम 1, 2, 3 एंड 4 हैं, अब हमें इस बात को देखना है कि क्या इन तमाम आइटम्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन हाईली पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है कि द कोरिलेशंस प्रोवाइड एविडेंस दैट द आइटम्स ऑल converge on the same construct। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 0.83, 0.89, 0.91, 0.83, 0.85 ये तमाम के तमाम हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यूज वो हमें शो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सारी वैल्यूज हाईली पॉजिटिव हो तो दैट मींस कि दिस इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ओके, जिसके बरक्स एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास सेल्फ एस्टीम के कंस्ट्रक्ट्स जो थे वो तो यहाँ पर स्लाइड में जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, दे आर हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड। जिसके बरक्स जो लोकस ऑफ कंट्रोल के हमने कंस्ट्रक्ट्स लिए, वो लोकस ऑफ कंट्रोल के कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट वेरी हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो अगर वो हाईली कोरिलेटेड आपस में नहीं है तो ये डिस्क्रिमिनेंट
का एग्जांपल वो बन जाएगा। जैसे ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि द कोरिलेशन सपोर्ट बोथ कन्वर्जेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड देयरफॉर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो कैलकुलेट, वो मेजर, वो वैल्यूएट वो हो रही होगी। ठीक है, सो मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास वैलिडिटी के 3 मेजर सीज हैं। कंटेंट वैलिडिटी होनी चाहिए, क्राइटेरियन वैलिडिटी होनी चाहिए और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो होनी चाहिए। अब एक टेस्ट को आपने एक जॉब पे बंदा हायर करना है, आपने, मैंने पहले जो एग्जांपल शुरू की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं कि एक अकाउंटेंट की जॉब है और आपने अकाउंटिंग का टेस्ट डेवलप करना है। तो अब आप एक टेस्ट को वैलिडेट करोगे कैसे? ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने डिजाइन किया है, जो टेस्ट आपने डेवलप किया है, वो वैलिडेट कैसे होगा? यहां पर बिफोर आई डिस्कस द स्लाइड, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना याद रखिएगा कि 100% वैलिड और 100% रिलायबल दुनिया का कोई भी टेस्ट इंसान ने आज तक वो नहीं बनाया। ठीक है, अगर हम वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है, अगर हम रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं तो वैलिडिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें किसी ना किसी एस्पेक्ट में ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है इन बिटवीन द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी। ओके, सो व्हाट वी कैन डू कि आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, आपने जो भी टेस्ट डिजाइन किया, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कोशिश करते रहें कि उसकी वैलिडिटी बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन ये क्लेम करना कि आपने 100% वैलिड या 100% रिलायबल चीज डेवलप कर ली है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट। ओके, अच्छा, अब आपने जो टेस्ट डेवलप किया उसकी वैलिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 5 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी हमने सारी डिस्कशन पिछले चैप्टर में भी की थी, दैट यू हैव टू एनालाइज द जॉब। ठीक है, सबसे पहले जॉब एनालिसिस करें ताकि आपके पास वो कंपोनेंट सारे आ जाएं कि एक्चुअल जॉब है क्या और किस किस्म का बंदा आपको उसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर उसके मुताबिक आपको टेस्ट को डेवलप वो करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली चेक कि उसके जो TDRs हैं, टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें आपने क्या चीजें चेक करवानी है और उसके नॉलेज स्किल एबिलिटी से रिलेटेड आपने क्या चीजें चेक करवानी है। और ये तमाम एस्पेक्ट्स, नॉलेज स्केलेबिलिटी, टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब भी आपस में आपने कैसे कोरिलेट वो किए हुए हैं। सो स्टेप 1, एनालाइज द जॉब। स्टेप 2, चूज योर टेस्ट्स। स्टेप 3, आप टेस्ट को एडमिनिस्टर करो। टेस्ट को एडमिनिस्टर करना जरूरी इसलिए है, चाहे आप उसको ट्रायल रन में लेकर आओ, आप उसकी पायलट टेस्टिंग करो, उसको एडमिनिस्टर करना इसलिए है क्योंकि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि आया उसके जो स्कोर्स हैं वो रिलायबल भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और क्या उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कैलकुलेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो यू हैव टू एडमिनिस्टर द टेस्ट। After the administration of the test, the fourth step is relate your test scores and criteria. जैसे भी आपको मैंने पीछे क्राइटेरिया का डिस्कशन की थी कि आप उसकी वैलिडिटी को क्राइटेरिया बेस्ड वैल्यूएशन में लेकर आते हो। जैसे यहाँ पर दोबारा देखिए, इसमें कंकरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप कैलकुलेट करोगे, और प्रिडिक्टिव कॉन्सेप्ट के जरिए आप उसके क्राइटेरियन को जो वैलिडेट है वो करवाते हो। So relate your test scores and criteria. And step 5, क्रॉस वैलिडेट एंड रीवैलिडेट। अब ये क्रॉस वैलिडेट रीवैलिडेट का मतलब क्या होगा कि वक्त के साथ साथ आपको अपने ये टेस्ट रिपीट करने पड़ेंगे, आपको कुछ आइटम्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, कुछ आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ सवाल आप चेंज कर दो, कुछ सवाल आप जो है वो रीफ्रेज कर दो, रीवर्ड कर दो। आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हो कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच सको जो इंस्ट्रूमेंट आपको सही पर्सन फॉर द सही जॉब एट द राइट टाइम वो आपको हायर करने में आसानी हो, और वो जो टेस्ट आपने डेवलप किया है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है, वो उस जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड भी हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू हैव अप टिल नाउ? इसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिंग गाइडलाइंस, कि जब आपने ये टेस्ट रीटेस्ट सारा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके दरमियान वो कहते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप अ टेस्टिंग प्रोग्राम। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होगा? नंबर 1, पहली बात जो जहन में रखो वो ये है कि यूज टेस्ट्स एज सप्लीमेंट्स। ठीक है, टेस्ट जो है वो हतमी फैसला नहीं आप पिक करें। हो सकता है कि इंटरव्यू में एक शख्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे और किसी वजह से उसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और आप सिर्फ इस बेसिस पर कि उसके टेस्ट की स्कोर कम है आप उसको हायर ना करो, तो ये आपका अच्छा फैसला वो नहीं होगा। यू माइट बी लूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम।
ओके। सो टेस्ट को सिर्फ एक सप्लीमेंट के तौर पर आप काउंट करें। टेस्ट कभी भी रियलिटी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज वो नहीं कर सकता। दूसरी चीज कि जो भी टेस्ट आपने डेवलप किया एज अ सप्लीमेंट, उसको आप वक्त के साथ साथ वैलिडेट भी करते रहें। ठीक है, आप टेस्ट स्कोर्स को देखें, उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को देखें, आप उसकी कंकरेंट वैलिडिटी को देखें, ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि जो टेस्ट आपने डेवलप किया, आया वो टेस्ट ठीक आपको रिजल्ट्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी तरह थर्ड स्टेप पे वो कहता है कि एनालाइज योर करंट हायरिंग एंड प्रमोशन स्टैंडर्ड्स। अब आप ये भी देखो कि जो लोग ऑलरेडी आपके पास काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों की जो कैपेबिलिटीज हैं और जो बंदा आप हायर करना चाह रहे हो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो आपस में मैच करती हैं? क्या उनमें कोई कोरिलेशन है? क्या उनको जो हायर करते वक्त टेस्ट लिया गया था, तो क्या उन टेस्ट की स्कोर उनकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड हो रही है या नहीं हो रही है? इसी तरह बेटा इन तमाम बातों का रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि वक्त के साथ हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपके पास एक पूरा डेटा पूल डेवलप हो जाए, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट की फर्दर एनहांसमेंट एंड बेटरमेंट के लिए। इसी तरह बेटा पांचवें पॉइंट में वो कहता है कि बिगिन योर वैलिडेशन प्रोग्राम नाउ। आज से आप बात को शुरू कर लें, अगर इससे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैलिडिटी रिलायबिलिटी को यूज नहीं किया। उस मकसद के लिए समटाइम्स आपको हो सकता है एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़े, आईओ साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़े, जो कि इन तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स को इन डेप्थ एनालाइज करना जानता है। एंड यू ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू टेस्ट कंडीशंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट बड़ा अच्छा डिजाइन किया, उसकी वैलिडिटी भी बहुत अच्छी थी, उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो पर्सन टेस्ट देने आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने की वजह से वो शदीद मेंटल स्ट्रेस में है, और उस मेंटल स्ट्रेस में होने की वजह से वो टेस्ट ठीक परफॉर्म नहीं कर सका। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि टेस्ट जो था वो खराब था या उस शख्स को काम नहीं आता था। ठीक है, इसी तरह जहां पर टेस्ट कंडक्ट हो रहा है वहां पर बहुत गर्मी है या बहुत शोर है या लोगों का आना जाना है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, तो इस तमाम चीजों से भी आपकी जो टेस्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है वो चैलेंज हो सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो टेस्ट जहां पर कंडक्ट होना चाहिए वहां पर टेस्टिंग कंडीशंस जो हैं उनका बहुत कंफर्टेबल होना और उनका नॉइज फ्री होना, ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ओके बेटा, अब हम पहुंचते हैं जी सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने इन सारी टेक्निक्स को, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, अभी हम जितनी भी चीजों को गो थ्रू करेंगे, इन सब को बेटा हमने टेक्निकली डिस्कस करना है इन द कंसर्न्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, सो बेटा सिलेक्शन से हम जरा सी बात शुरू कर रहे हैं। वो कहता है कि व्हाट इज सिलेक्शन? यूजिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू चूज वन अल्टरनेटिव व्हिच इज अ जॉब कैंडिडेट ओवर अनदर। आपने एक बंदे को रिजेक्ट क्यों किया, दूसरे बंदे को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? सो इन तमाम चीजों के बैकएंड के ऊपर आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस वो होनी चाहिए, और उन तमाम चीजों को इकट्ठा करने के लिए, उन एविडेंस को क्रिएट करने के लिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करने के लिए वो आपको तीन बातें कह रहा है। नंबर वन, सिलेक्शन में आपके पास जॉब एनालिसिस का होना बड़ा ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। नंबर टू, आपके पास राइट मेजरमेंट्स जो हैं वो क्रिएटेड हो। एंड नंबर थ्री, आप स्टैटिस्टिकल टूल्स के सहारा वो लोगे, ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वैलिडेट, रिलायबल, वो बेहतर से बेहतर बना सको। सो सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सिलेक्शन बेटा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट वी कैन डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ हायरिंग बैड एम्प्लॉइज, and number two, increases the likelihood that people will be treated fairly when hiring decisions are made. अब फेयरली का मतलब क्या होगा कि उनके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन वो ना हो रही हो, और आपने वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के साथ साथ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी EEO, इसका भी ख्याल वो रखना है। Therefore, जैसे उससे आगे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपका जो सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि आप रिड्यूस कर सको डिस्क्रिमिनेशन को, और रिड्यूस कर सको लाइक्लीहुड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट्स एज वेल। ठीक है, वरना कोर्ट प्रोसीजर्स दे आर ऑलवेज देयर टू जज यू। नाउ व्हाट डू IO psychologists need to know about selection? ठीक है, अब being an IO psychologist आपको किन बातों का पता होना चाहिए? नंबर वन, how to select predictors of job performance, which is criteria problem.
ठीक है, कि किस चीज को हम मेजर करें तो इससे ये बात इंश्योर हो कि ये बंदा हाई परफॉर्म करेगा। इस मकसद के लिए आईएफ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारा रिसर्च एविडेंस भी यूज वो कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रिडिक्टिव क्राइटेरिया जो हैं वो डेवलप्ड रिसर्च में वो मौजूद हैं। उन तमाम को भी यूज करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। Number 2, how to accurately identify and validate predictors for specific jobs, which is basically job analysis, rely on cognitive and personality variables as well. जैसे भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि किस किस्म की पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है किस किस्म की जॉब को करने के लिए, देयरफॉर आपको वैलिडेट करना पड़ेगा थ्रू द टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड डेवलपिंग मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आपको वैलिडेट करना पड़ेगा उन प्रिडिक्टर्स को जॉब के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। हाउ टू, जो चौथा फैक्टर है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, हाउ टू reliably and validly measure these predictors, or last but not the least, how to use these predictors to make selection decisions। ठीक है, इन तमाम चीजों को अभी हम अगली स्लाइड्स में इन डेप्थ वो डिस्कस करते हैं। अब डिफरेंट वेरिएबल्स जिनके हमने कोरिलेशंस कैलकुलेट किए, अब आप ये चेक करना चाहते हो कि उन वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप थ्रू द रिसर्च जो आपके पास डिफरेंट एविडेंस आ रहे हैं, आप ये चेक कर सको कि वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है। उस मकसद के लिए जो हम एक मेजर यूज करते हैं दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और इट कैन आल्सो बी नोन एज आर स्क्वायर। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, उसके बारे में कहते हैं कि इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशनशिप बताया, यहां पर हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स इज आर स्क्वायर्ड। ठीक है, this value represents the proportion of variability in one variable that is associated with variability in another। कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करें तो उससे दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये हमारे पास कैलकुलेट होता है। सो आर स्क्वायर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द variance for a dependent variable that's explained by an independent variable or variables in a regression model। ठीक है, it may also be known as the coefficient of determination। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं अगली स्लाइड्स में वो कवर करवाता हूं। अब हमारे पास रिग्रेशन मॉडल अवेलेबल है, उसमें हमारे पास दो तरह के रिग्रेशन मॉडल आते हैं, एक सिंपल रिग्रेशन, एक मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन के बारे में वो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहा हूं फॉरेनहीट और सेल्सियस स्केल्स के दरमियान। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने फॉरेनहीट आप इंक्रीज करोगे उसके ही कॉरेस्पॉन्डेंस आपका सेल्सियस स्केल वो बढ़ेगा, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लीनियर जो लाइन है वो रिसीव हो जाएगी। जैसे यहां पर हमारे पास, जहां पे मेरा माउस कर्सर मूव कर रहा है, दिस लाइन इज इन बिटवीन द फॉरेनहाइट स्केल एंड द सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें हमने दो वेरिएबल लिए और उन दो वेरिएबल के हमने रिग्रेशन को कैलकुलेट कर लिया, विच इज सिंपल रिग्रेशन। लेकिन अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो हमारे पास एक से ज्यादा सिचुएशन इन्वॉल्व हो जाती है इन अवर असेसमेंट। ठीक है, सो मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसके लिए हम जो रिग्रेशन यूज करेंगे दैट वुड बी नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल, आपने कैलकुलेट करना है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट कितनी होगी। अब ये बात जरूरी नहीं है कि अगर एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसकी हाइट सर्टेन मीटर्स होगी और जो दूसरी 4 स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट भी उतनी ही सर्टेन मीटर्स होगी। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि हमारे लिए वेरिएंस जो है वो क्रिएट वो कर रहे होंगे। देयरफॉर इस तरह के एग्जांपल के लिए, इस तरह की प्रेडिक्शन के लिए यू माइट हैव टू गो फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, सो रिग्रेशन इज ऑफन यूज्ड टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस, राइट, बिकॉज जब हमने ये कैलकुलेट करना है कि यार किन किन वेरिएबल से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक लीनियर रिग्रेशन ही कैलकुलेट हो, एक ही फैक्टर हो जो कि परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट, जॉब परफॉर्मेंस को इफेक्ट वो कर सकते हैं।
ओके, अब जब आपने वेरिएबल्स डेवलप करने हैं कि जॉब परफॉर्मेंस के वेरिएबल्स जो हैं उनको डेवलप करने का क्राइटेरिया क्या हो, तो अब डिफरेंट क्राइटेरिया सेट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे वो बात कर रहा है कि क्राइटेरिया शुड बी, जिसकी बेसिस पर आपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है तो आप वेरिएबल भी वही पिक करो जो परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी एक शख्स की जो एजुकेशन है वो उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन एक शख्स का जो वेट है वो जॉब परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको बेटा चेक करना पड़ेगा, ये कोई बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड, हाईली रिलेटेड फैक्टर जो है नजर हमें डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ठीक है। एक शख्स का मजहब उसकी जॉब परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, ये चीज चैलेंज हो सकती है कोर्ट में भी, तो वी हैव टू वेरी मच केयरफुल कि हम क्राइटेरिया ऑफ पिकिंग द वेरिएबल्स वो क्या पिक कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, वो कहते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया हो इट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होगा कि डज नॉट इंक्लूड अदर फैक्टर्स रेलिवेंट टू टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। तीसरा क्राइटेरिया वो कहता है नॉट डेफिशिएंट हो, मस्ट नॉट लीव आउट फैक्टर्स रेलिवेंट टू परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, कि आपने कोई मेजर फैक्टर ही इग्नोर कर दिया जो डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड था। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ योर कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स हैं वो सब के सब रिलायबल भी होने चाहिए, ठीक है। सो द क्राइटेरियाज जब आप डेवलप कर रहे हो उसके बारे में कहा जाता है कि दे आर द स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू हेल्प मेक इवैल्यूएटिव जजमेंट्स। आप जजमेंट्स आप किसके बारे में बना सकते हो? अबाउट ऑब्जेक्ट्स, अबाउट पीपल, अबाउट इवेंट्स। द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट करना है कि हु कैन बी अ गुड टीचर, ठीक है। सो स्टूडेंट ए कहता है कि ये गुड टीचर की जो गुडनेस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है ऑन प्रिपेयर्डनेस, रेलिवेंस, क्लैरिटी, ठीक है। अब ये तीन जो वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो स्टूडेंट ए ने बताए। स्टूडेंट बी कहता है नहीं, उसकी उसकी जो गुड टीचिंग है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है एंथुसियाज्म के ऊपर, इंस्पिरेशन के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर। अब ये हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स वो अवेलेबल हो रहे हैं, और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सेट्स की रोशनी में कौन सा सेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है एक टीचर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट वो करने के लिए। Okay, so note there is a need to level off or agree in one general criteria to define the context of good teaching. Okay, so criteria जैसे आपको मैंने कहा कि are the standards to judge the quality of discriminating among alternatives, डिस्क्रिमिनेट अमंग अल्टरनेटिव्स, कि आप क्वालिटी जज कर सको कि हमने किन फैक्टर्स को पिक किया, किन फैक्टर्स को हमने ड्रॉप किया। For IELTS psychologists, this means judging the quality of employees, programs and units in the organization. तो हम उन तरह के वेरिएबल्स को पिक करेंगे जो हाई परफॉर्मर एम्प्लॉइज में पाए जाएं, ताकि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि जो वेरिएबल्स हम चेक कर रहे हैं ड्यूरिंग द जॉब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस वो हमें सही रिजल्ट्स प्रोवाइड वो करेंगे। अब क्राइटेरिया जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस क्राइटेरिया की सिलेक्शन में देयर इज ए इशू नोन एज क्राइटेरियन डेफिशिएंसी। आप क्राइटेरियन डेफिशिएंसी की डेफिनेशन देखिए। क्राइटेरियन डेफिशिएंसी का मतलब है द डिग्री टू विच द एक्चुअल क्राइटेरियन फेल्स टू ओवरलैप विद द कंसेप्चुअल क्राइटेरियन। अब बिफोर आई एक्सप्लेन दिस फर्दर, आप पहले कंसेप्चुअल और एक्चुअल क्राइटेरियन की डेफिनेशन नीचे देख लीजिए। कंसेप्चुअल क्राइटेरियन का मतलब है कि द थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड that researcher seeks to understand through their research, which is an abstract idea that can never be actually be measured, ठीक है। जिसके बरक्स एक्चुअल क्राइटेरियन का मतलब क्या होगा? दैट इज द ऑपरेशनल और एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ और असेसमेंट। एंड एक्चुअल क्राइटेरियन के बारे में वो कहता है कि सर्व्ड एज मेजर ऑफ द कंसेप्चुअल क्राइटेरिया। इसकी एग्जांपल अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सपोज आपके लिए कंसेप्चुअल क्राइटेरिया टू बी इवैल्यूएटेड है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए आपने ग्रेड पॉइंट एवरेज के पैरामीटर को पिक कर लिया। अब क्या ग्रेड पॉइंट एवरेज से एक शख्स की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो कैलकुलेट हो सकती है? और हमें यह देखना पड़ेगा कि इस सारी डिस्कशन के माबैन
एक्चुअल क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है, ग्रेड पॉइंट एवरेज। कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया वो हमने थ्योरी से पिक किया। इन दोनों के दरमियान रेलिवेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान क्राइटेरियन कंटामिनेशन कितनी है, और इन दोनों के दरमियान क्राइटेरियन डेफिशिएंसी कितनी अकर कर रही है। So we want the conceptual criterion and actual criterion to overlap as much as possible कि उनके दरमियान maximum relevance वो हम create कर सकें। अब इस relevance के मुताबिक और क्राइटेरियन डेफिशिएंसी और क्राइटेरियन कंटामिनेशन को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सपोज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और ग्रेड पॉइंट एवरेज, इन दो चीजों को हम आपस में एसोसिएट करना चाहते हैं। हमारे पास इशू है कि एक अच्छा कॉलेज स्टूडेंट वो कौन सा होगा। अब एग्जांपल जो हमारे पास बन रही है वो ये है कि व्हाट इफ स्टूडेंट ए नो नथिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल स्टूडेंट बी हैज प्रीवियर नॉलेज। ए को कुछ नहीं पता है, बी के पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस एक्सपोजर वो है। By the end of the learning period, एक सेमेस्टर गुजरने के बाद स्टूडेंट ए माइट गेन मोर इंटेलेक्चुअल नॉलेज, उसने ज्यादा मेहनत की, उसने ज्यादा सबक को पढ़ा, बट स्टूडेंट बी माइट बी अ हायर ग्रेड सिंस ही न्यू द टॉपिक एट हैंड। लेकिन स्टूडेंट बी हो सकता है कि उसने ज्यादा स्कोर हासिल कर ली, ठीक है, ए ने ज्यादा पढ़ा, बी ने ज्यादा स्कोर हासिल कर ली। Therefore, using GPA as your criterion would falsely conclude which student grew more intellectually. ओके, क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं है इस बात को डिटरमिन करने का कि ज़हनी तौर पर नशोनुमा, ज़हनी तौर पर डेवलपमेंट किस स्टूडेंट की ज्यादा हुई है। एक ने स्कोर ज्यादा ली है, दूसरे ने पढ़ा ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मसला आएगा बेटा वो होगा कि आपके कंटामिनेशन, आपकी जो पिछले हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, आपका डेफिशिएंसी है और आपके क्राइटेरियन कंटामिनेशन क्रिएट हो रही है इस एग्जांपल के दरमियान, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि जो वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स आप पिक करो, वो वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स आपस में क्राइटेरियन डेफिशिएंसी भी कम से कम रखते हो, क्राइटेरियन कंटामिनेशन भी कम से कम रखते हो, और उन दोनों वेरिएबल्स कंसेप्चुअल क्राइटेरिया और एक्चुअल क्राइटेरिया के दरमियान जो रेलेवेंस है वो आपका ज्यादा से ज्यादा हो। अगेन, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ आयो साइकोलॉजी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स के हवाले से, बहुत सारे वेरिएबल्स के हवाले से हमारे पास रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है और वहां से भी हम बहुत सारी अपनी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। आप एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, और वो है आपका इलीगल क्राइटेरिया जो कि आप रेलिवेंस के तौर पर काउंट कर रहे हो, या आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स में या क्राइटेरियन डेवलप करने में काउंट कर रहे हो। तो इलीगल क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे अमेरिकन लॉ के मुताबिक टाइटल 7 1964 सिविल राइट्स एक्ट प्रोहिबिट्स यूजिंग सिलेक्शन प्रैक्टिसेस दैट हैव एन अनइक्वल इंपैक्ट ऑन मेंबर्स ऑफ अ डिफरेंट रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ठीक है, आपको पता कि आप ईईओ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी। जैसे आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 चैप्टर नंबर 2, उसमें हमारा सेक्शन नंबर 27 इस बात को डिफेंड करता है, 38A इस बात को डिफेंड करता है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब आपने इन वेरिएबल्स को, रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशनल ओरिजिनिटी, एथनिसिटी, सेक्ट, कास्ट, इन फैक्टर्स को आपने यूज नहीं करना जॉब परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए, बिकॉज ये वैलिड है कि ये रिलायबल है, ये बातें पीछे रह जाएंगी, और ये इलीगल है, ये बात आगे आ जाएगी। Therefore, it is very important to think that equal employment opportunity of aspects of testing is of utmost importance, otherwise law cases can be filed. So in order to be in compliance with EEOC guidelines, Equal Employment Opportunity Commission's guidelines, with respect to testing, you must be able to, number one, prove that your tests were related to success or failure on the job, which means कि आपका टेस्ट जो है वो वैलिड है और उस टेस्ट में कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू एज, जेंडर, सेक्स, ethnicity, nationality वो नहीं आ रही। And number two, you have to prove that your tests didn't unfairly discriminate amongst either minority or non-minority subgroups.
ठीक है, क्योंकि आपको पता कि जो सेकंड एस्पेक्ट हम एचआरएम में डिस्कस करते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ, वो है प्रोटेक्टेड क्लास। अब प्रोटेक्टेड क्लास में आपके मिनोरिटीज हैं, विमेन है, आपके एबोरिजिनल लोग हैं और आपके डिसेबल पीपल हैं। सो अब कहीं पर भी आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप ना आपने किया हुआ हो जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट वैलिड भी है, रिलायबल भी है, लेकिन उसमें या तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की खिलाफ वर्जी हो रही है या प्रोटेक्टेड क्लास किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो रही है, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके खिलाफ केस जो है वो फाइल हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हमारा जो टेस्टिंग मैकेनिज्म हो वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के पैरामीटर्स के मुताबिक हो और उसमें प्रोटेक्टेड क्लास की खिलाफ वर्जी भी ना हो रही हो। अब बेटा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का आसान लफ्जों में मतलब यह है कि आपका जो टेस्ट स्कोर है विद द पैसेज ऑफ टाइम उस टेस्ट स्कोर में कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, सो द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि द डिग्री टू विच observed scores are free from random measurement errors, which also means that indication of the stability of a set of measurements over repeated applications of the measurement procedure। जैसे आपको मैंने वो मजाक में एग्जांपल दी थी कि आप एक अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो, उसका स्विमिंग का टेस्ट ले रहे हो, आपने जितनी दफा उसको स्विमिंग पूल में डाला वो हर दफा डूब गया। तो अगर आपको हर दफा डूबने का आंसर मिल रहा है तो दैट मींस कि वो टेस्ट रिलायबल तो है लेकिन वो टेस्ट वैलिड नहीं है। इसी तरह रिलायबिलिटी की को डेफिनेशन देखिए, वो कहता है कि रिलायबिलिटी इज ए टेस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रेफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी। इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same person when retested with the identical tests or with an equivalent form of a test। ठीक है, अब इसकी टाइप्स किस किस्म की हैं उसको बेटा हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। रिलायबिलिटी की टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि एविडेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल एंड कंसिस्टेंट ओवर पैसेज ऑफ टाइम इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स, कि उसकी स्टेबिलिटी और उसकी कंसिस्टेंसी हो। स्टेबिलिटी में दो हमारे पास चीजें हैं, टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म। टेस्ट रीसेट टेस्ट का मतलब यह है कि रेपिटेशन टू सेम रिस्पोंडेंट्स एट टू डिफरेंट टाइम्स। आप एक ही जैसे लोगों को उसी जैसा टेस्ट दोबारा से कंडक्ट करवाओ और देखो कि उनका स्कोर क्या आता है, और अगर स्कोर सेम आ रहा है तो दैट मींस है और उसका टेस्ट रीटेस्ट एबिलिटी हाई आई है। पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या होगा कि टू कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर्स हाईली कोरिलेटेड, जिसमें के ऑर्डर वर्ड चेंज आपने क्या किया कि दो आपके क्वेश्चनियर्स थे, आपने उनकी तरतीब चेंज कर दी, ठीक है, या आपने उसमें कुछ वर्ड्स को चेंज करके दोबारा उस टेस्ट को कंडक्ट किया जिसमें मतलब उसी बात का वही बन रहा था। सो इस तरीके से आप दो पैरेलल फॉर्म्स कंडक्ट करके भी चेक कर सकते हो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी में हमारे पास है इंटर रिलेटेड आइटम्स और स्प्लिट हाफ आइटम्स। इन दोनों को डिस्कस करने के लिए बेटा हम नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे। अभी का सेशन का टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है, सो काइंडली 1 मिनट में आप दूसरे सेशन थर्ड सेशन के अंदर आ जाइए। थैंक यू फॉर टुडे।